देश में कोरोना के आंकड़े तेज गति से बढ़ रहे हैं, तो इस बीच अब कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमलावर रुख भी कड़ा हो गया है। खासतौर पर कोरोना में लगाए गए लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें लॉकडाउन को असंगठित क्षेत्र के लिए मृत्यु दंड करार दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट में वीडियो शेयर करके लिखा कि 21 दिन के लॉकडाउन में कोरोना को खत्म करने का केंद्र सरकार का वादा था, लेकिन इस दौरान करोड़ों रोजगार और छोटे उद्योग खत्म कर दिए गए। राहुल गांधी ने लॉकडाउन पर इससे बढ़कर वार किया। राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन का आक्रमण कोरोना पर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण था। राहुल ने इस दौरान कांग्रेस की न्याय योजना का जिक्र भी किया और कहा कि कांग्रेस ने लगातार केंद्र के सामने आर्थिक स्थितियों से निपटने के लिए सुझाव दिए थे, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया और देश के अमीर लोगों का लाखों करोड़ों रुपए टैक्स माफ किया गया। उधर सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस के आक्रामक रुख का संकेत दिया। मानसून सत्र की तैयारी को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की और चीन मसले, कोरोना मैनेजमेंट, आर्थिक संकट, जीडीपी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21 दिन की लड़ाई होगी। असंगठित क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी 21 दिन में ही टूट गई। लॉकडाउन के बाद खुलने का समय आया और आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं अनेक बार सरकार से कहा गरीबों की मदद करनी ही पड़ेगी, न्याय योजना जैसी एक योजना लागू करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालना पड़ेगा। नहीं किया। हमने कहा कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए आप एक पैकेज तैयार कीजिए, उनको बचाने की जरूरत है, बिना इस पैसे के ये नहीं बचेंगे। सरकार ने कुछ नहीं किया। देश में कोरोना काल के बीच कांग्रेस ने कई बार केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उधर राहुल गांधी ने इस दौरान सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा और लॉकडाउन को पहले दिन से ही गलत करार दिया। मौजूदा हालातों को देखें तो साफ है कि अब कांग्रेस का रुख और हमलावर होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
घंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर लॉकडाउन, कोरोना, इससे उपजी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर एक एक करके निशाना साध रहे हैं। ये उनकी एक सीरीज चल रही है। चौथी जो सीरीज रही, उनके चौथे जो बिंदु पर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए मृत्युदंड जैसा रहा। आपने मजमून देखा, उन्होंने बताया भी है कि सॉलिसिटर जनरल ने क्या डॉक्यूमेंट पेश किए थे सुप्रीम कोर्ट में, तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर के उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि देश में सियासी रंगत के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन पे विचार करना चाहिए। जब ये बात आती है तो कांग्रेस का कहना है कि जो सुझाव है उस पर सरकार गौर नहीं करती। मुझे लगता है कि वैश्विक महामारी में ये वक्त ऐसा है कि अगर कहीं पे डायलॉग की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो मिलकर इसका मुकाबला करने की पहल करनी चाहिए, चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो। होना तो यही चाहिए, क्योंकि राजनीति करने के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पैनिक कर देने वाला मामला है कि जिसपे सबको मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे और राहुल गांधी के इस बयान के मायने क्या हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्याम सोनी साहब जुड़े हुए हैं, भाजपा से राखी राठौड़ जी हैं, कांग्रेस से महेंद्र सिंह जी हैं और सीपीएम नेता भंवर सिंह जी हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा जी। लॉकडाउन लगाना सरकार मजबूरी मान के चल रही थी कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था, और अभी भी केंद्र सरकार या जिन सरकारों ने लागू किया, बीजेपी, उनका दावा साफ है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि तबाही कितनी होती। लेकिन क्या लॉकडाउन से कोई बड़ा बेनिफिट मिल पाया, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये तो राजनीति के बिंदु हैं, कोई कभी भी कहां से कैसे निकाल सकता है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन वास्तव में अब हम इस पे जाना चाहेंगे कि कोरोना को लेकर के हम कितने सतर्क होकर के लड़ रहे हैं। 21 दिन या 40 दिन का जो लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन जो रहा, कितना कारगर रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जितने भी असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, उन्होंने लगभग कसम खा ली कि अपना घर छोड़ करके, भले ही रोटी और नमक से रोटी खानी पड़े, लेकिन अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे। ये सब चीज माहौल देख करके। दूसरा, आपने कहा कि इससे बेनिफिट कितना रहा, लेकिन बेनिफिट रहा नहीं रहा ये मालूम नहीं है, लेकिन इससे बहुत बड़ा एक नुकसान होते होते बच गया। इससे और बड़ा नुकसान हो सकता था। अब जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोप लगाने वालों से ये पूछा जाए कि यदि इनकी जगह, लॉकडाउन लगाने वालों की जगह अगर आप होते, उनका स्थान आपका होता, तो क्या लॉकडाउन के अलावा क्या जादू करते, को टोना करते, क्या कर सकते थे आप? यह प्रश्न उनसे पूछा जाए। मेरा मानना है, अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो अब तक जो तबाही हुई है उससे बहुत कहीं अधिक तबाही हो सकती थी। लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कहीं बीजेपी की सरकार है, उन्होंने उस समय क्या निर्णय लिया जब लॉकडाउन लगाया, तो जो विपक्ष की सरकारें बैठी है उन्होंने क्या निर्णय लिया, क्या सोचा इस बारे में? जी श्याम जी, एक सवाल हो रहा है मेरा भी आपसे। आप जैसे कह रहे हैं कि बात सत्य है, लगभग 5 करोड़ लोग इधर से उधर गए और सरकारों ने भरोसा दिलाने की खूब कोशिश की। उस वक्त कहा भी ये गया राज्य सरकारों की ओर से कि जो हमारे लोग आएंगे उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि रोजगार की व्यवस्था कर सकें। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये दावा नहीं कर सकती कि हमने एम्प्लॉयमेंट कर दिया। एक नरेगा आप एक बड़ा वो मान लीजिए कि चलिए जो लोग पीड़ित हैं उनको एक छोटा माध्यम मिल गया, और कोई बहुत बड़ी राहत की बात नहीं कह सकते। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। उनके बच्चों की स्कूल का क्या होगा, कई सारी चीजें हैं जिनसे अगर एक जगह जैसे लोग पहुंच गए हैं ऑलरेडी, अगर वहीं पे अगर कुछ संसाधन ऐसे होते रोजगार के तो दूसरी जगह नहीं जाते, और जहां से लोग चले गए अब वहां पे स्थिति यह है कि काम करने वाले मजदूर नहीं है। इनमें से काफी लोग ऐसे हैं कि जो कुशल कारीगर भी थे, यानी कि जो मशीन ऑपरेट कर सकते हैं या दूसरा काम कर सकते हैं, उनका अभाव हो गया है। अब ये बात बिल्कुल सही है कि आप कह रहे हैं कि लोग रोटी केवल नमक से खाना पसंद करेंगे, मिर्च से खाना पसंद करेंगे, लेकिन वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इस महामारी का दंश अभी भी लोगों के जेहन में घुसा हुआ है। काफी लोग आ भी रहे हैं, कोशिशें कर रही हैं सरकारें भी। लेकिन मैं एक बात यहां जानना चाहूंगा कि वास्तव में क्या ये कहा जा सकता है कि सरकारें जो दावा कर रही हैं कि हाँ बिल्कुल हम भरोसा दिला रहे हैं, लोग जहां पे हैं वहां पे उनको रोजगार भी मिल रहा है, काम भी मिल रहा है, क्या ये
सच्चाई से परे है या फिर सच्चाई है इसमें कुछ? नहीं, आप किसके लिए कह रहे हैं कि जो मजदूर अपने घर लौट रहे हैं उनको काम मिल रहा है, या जो छोड़ के गए उस जगह काम मिल रहा है? जो बिल्कुल पहुंच गए हैं उनके लिए दावा किया जा रहा है कि लोगों को काम मिल रहा है। हर सरकार बढ़ चढ़ करके अपने आंकड़े पेश कर रही है। जी नहीं, इसमें इसको अपन ये कह सकते हैं थोड़ा सत्य है, ये अर्ध सत्य है। बाकी अधिकतर आज भी ये लोग बड़ी बेबसी में असंगठित क्षेत्र के कौन से कहलाएंगे? चार, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने 4 श्रेणी में इनको विभाजित किया है। पहला तो था व्यावसायिक श्रेणी में, जिसमें छोटे सीमांत किसान, भूमिहीन, खेती और पशु बीड़ी बनाने वाले ये लोग हैं। दूसरा था रोजगार की प्रकृति श्रेणी, जिसमें बंधुआ मजदूर, प्रवासी मजदूर, दैनिक मजदूर। और तीसरा था विशेष रूप से पीड़ित, जिसमें सफाई कर्मी है, जो बेचारे छोटा काम जिसे हम कहेंगे, कथित छोटा काम कहेंगे। और चौथा है सेवा श्रेणी, घरेलू कामगार, महिलाएं, नाई, सब्जी और फल विक्रेता। आज इन श्रेणी के चारों श्रेणी में 20% लोग केवल ये कह सकते हैं कि हाँ हमारा पेट भर रहा है। बाकी आप देखिए, आज नाई की दुकान पे देखिए, और बहुत सारे ऐसे काम वाले हैं जो घरेलू कामगार हैं। आज घरों में बाइयों को हटा दिया गया है। वो क्या अपने घर जाके वो रोजगार मिल गया उनको? जो बंगाल से थी, जो बिहार से थी, क्या वो अपने घर जाने से उनको रोजगार मिल गया? नहीं, कतई नहीं मिला उनको रोजगार, कहीं किसी दृष्टि में उनको रोजगार नहीं मिला। और दूसरा, सरकार कहती है हमने प्रयास किया है, कहने मात्र से नहीं होगा, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। यह कर्तव्य, यह दायित्व, यह जिम्मेदारी सरकार की है। किस प्रकार उनका पेट भरा जाए, ये सोचे, मनन करें, मंथन करें। जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। मैं महेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। महेंद्र सिंह जी, किस आधार पर कह रहे हैं राहुल गांधी की एक तरह से लॉकडाउन जो रहा मृत्युदंड जैसा रहा? देखिए, राहुल गांधी जी ने जब लॉकडाउन नहीं लगा था उस टाइम भी बताया देश में कि आज देश के अंदर हम जो भी लॉकडाउन की प्रक्रिया को हमें ध्यान में रखते हुए हमें लॉकडाउन लगाना चाहिए था। जब लॉकडाउन लगा तो उसके प्रक्रिया के अनुसार हम लोगों को वो स्ट्रक्चर डेवलप करना था जिससे कि हम लोगों को रोजगार भी दे सकें, हम लोगों को उनको आर्थिक मदद भी पहुंचा सकें। इस संबंध में हमारे देश की सरकार ने कोई रणनीति नहीं बनाई है। आज सभी लोग परेशान हैं। हमें देश हित में सोचना चाहिए। कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करते हुए हमें तो ये ऐसा आंसर ढूंढने की बात थी, जब देश में जब सरकार है, देश हित में उसे सोचना चाहिए था कि आपने बड़े बड़े व्यापारियों को करोड़ों रुपए के लोन माफ कर दिए, करोड़ों रुपए के पैकेज दे दिए, पर आपने नीचे के जो व्यापारी हैं, छोटा व्यापारी है, घरेलू उद्योग चलाते हैं, छोटे छोटे जो दुकान खोल रखी है, उनके लिए कोई पैकेज नहीं दिया गया। तो आज सब कोरोना से देश लड़ रहा है। हम लोग सभी देख रहे हैं, रोज कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमें इन चीजों का ध्यान में रखना तो हमारे देश की सरकार का है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, आज देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने का कारण नोटबंदी थी, उसके बाद जीएसटी था। जो जीएसटी आज राज्य गवर्नमेंट को पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं पहुंचा पा रही, उसका भी कई फर्क पड़ रहा है कि लोगों को नीचे तक पैसा नहीं जा पा रहा। इन्हीं मुद्दों से राहुल गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तक ये संदेश देना चाहते हैं, कोई हम बात बोलते हैं तो आप भी गंभीरता से लें, अच्छी हो तो आपको मानना चाहिए। अब हम उस पर बहस करने से काम नहीं होगा। हमें देश हित में काम करना है, लोगों तक हमारी जो सामग्रियां हैं वो पहुंचाना है, उनको मदद पहुंचानी है। ये नहीं कि हम एक बड़े व्यापारी लोगों को ही मदद देते रहें। इन चीजों का ध्यान राहुल गांधी जी हमेशा ध्यान दिला रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी, इन बातों के लिए हम तो निवेदन करेंगे कि छोटे मध्यम गरीब लोगों पर ध्यान दें, आर्थिक पैकेज की घोषणा करें जल्द से जल्द, और लोगों तक डायरेक्ट पैसा कैसे पहुंचे ऐसी रणनीति बनाएं। कांग्रेस ने कई स्कीमें बनाई थी जिससे लोगों तक पैसे पहुंचे। आज सबसे बड़ी नरेगा की जो स्कीम थी उससे लोगों को भूखा नहीं मरना पड़ा। वो आज कोरोना के अंदर ये हमारी नरेगा की योजना काम आई। और सबसे बड़ी बात थी कि हमारे सचिन पायलट जी ने इस स्कीम का राजस्थान में फायदा पहुंचाया लोगों तक। इस स्कीम को कोरोना महामारी में जल्दी से एक निर्णय लेते हुए अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और कोरोना के टाइम पे लोगों तक आर्थिक मदद कैसे पहुंचाई जाए, काम दिया, रोजगार चालू किए। चलिए, देश के प्रधानमंत्री जी को मैं वापस आऊंगा आपके पास में मैं राखी राठौर जी के पास में जाना चाहूंगा। राखी जी, देखिए, क्योंकि ये
जब भी कोई महामारी आती है तो निश्चित रूप से हर मुल्क में स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग सिस्टम है अपने हर मुल्क का, लेकिन हमारे यहाँ पे ये एक परंपरा भी रही है, नियम भी हैं, कायदे भी हैं कि यूनियन गवर्नमेंट जो है राज्यों को साथ लेकर के और उसका अपना कोई भी एजेंडा तैयार करके उसे लागू करती है। और निश्चित रूप से अनलॉक भी जब हुए तो चौथा चरण जो चल रहा है 2 ही दिन में है, उसको भी वो भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही चल रहा है। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो यह आरोप लगा रहे हैं, बाकायदा उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए हैं। उनका साफ कहना है कि सॉलिसिटर जनरल उन्होंने कहा कि 97,000 जो मजदूर हैं वो अपने राज्यों को गए हैं। कुछ आंकड़े कहते हैं कि लगभग 5 करोड़ लोग इधर से उधर गए हैं। ये वो बताते हैं जो रेलवे के माध्यम से गए हैं। और उनका ये भी कहना है कि 3 में से 1 दुकान बंद हो रही है, एक एमएसएमई सेक्टर की जो यूनिट है वो बंद हो रही है। 2,07,000 दुकानों पे ताले लटक गए। तो ये साइड इफेक्ट बता रहे हैं कि इस वजह से इसे मृत्यु दंड के रूप में देखा जा रहा है। ये कांग्रेस का दावा है। देखिए योगेंद्र जी, मैं महेंद्र जी की बात से सहमत हूं। सबसे पहली बात कि हाँ, ये एक वैश्विक महामारी है और इसमें हम लोगों को सबको साथ में चल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जहां तक राहुल गांधी जी के ट्वीट की बात है, जो इस सीरीज लगातार चलाते हैं, और देखिए फरवरी से लेकर के अब तक इन्होंने एक बार भी किसी सोल्यूशन की बात नहीं कही, यानी सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही इनको मालूम है, क्योंकि सोच ही वहीं तक है, सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करना, और इन्होंने कभी भी उसके सोल्यूशन की बात कभी भी किसी भी तरह से नहीं की गई। जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, देखिए लॉकडाउन की जहां तक ये लगातार बात करते हैं, मैं बताना चाहूंगी कि राजस्थान स्टेट सबसे पहला स्टेट था, पंजाब और राजस्थान, जिन्होंने लॉकडाउन लगाया। और जैसा कि मैं सैनी जी ने कहा, मैं उस बात से भी सहमत हूं कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो स्थिति आज से भी भयावह स्थिति में हम लोग होते, क्योंकि हमारे पास वो इक्विपमेंट्स नहीं थे जिससे कि इस महामारी से हम लड़ सकें। जहां तक देखिए महामारी के अंदर इनसे लड़ने की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 80 करोड़ लोगों को राशन की व्यवस्था की गई, जिससे कि उन्हें भूखा नहीं रहना पड़े। जिस नरेगा स्कीम की ये बात कर रहे थे, उसके अंदर 182 से 202 रुपए बढ़ाया गया पैसा, और जहां है वहीं पे रजिस्ट्रेशन की भी बात की। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या है कि होता क्या है, हर बात के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को दोषी देना कि उनकी जिम्मेदारी है। मैं तो राजस्थान के अंदर रहते हैं, मैं तो कहती हूँ राहुल गांधी जी अगर इतना ही उनका बड़ा विचार है और बहुत बड़ा विजन था, तो क्यों नहीं उनकी इन 3 स्टेट्स में जो गवर्नमेंट है वहां पर उस चीज को इंप्लीमेंट कराया? क्यों नहीं ऐसा हुआ कि राजस्थान के अंदर 4 महीने से हम बिजली माफी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। कोरोना की स्थिति जो राजस्थान के अंदर, उसके अंदर आपने आज दौरा देखा होगा, माकन साहब का दौरा देखा, और रास्ते भर लोगों ने उन लोगों का स्वागत किया बिना किसी मास्क के, और किस तरह की धज्जियां उड़ाई है कोरोना प्रोटोकॉल की। रघु शर्मा जी, चिकित्सा मंत्री जी, जो कहते हैं कि हमें प्रोटोकॉल को निभाना चाहिए, वो साथ बैठे थे, उनके वहां पोस्टर्स फट गए वहां। तो मेरे को कहने का मतलब ये है, आप अपना इंटरनल मैटर है अपना संभालो, लेकिन कम से कम अपनी पार्टी को तो संभालिए। पार्टी संभाली जा नहीं रही है। यहाँ अलग अलग फाड़ हुए में अजमेर के अंदर उनके चिकित्सा मंत्री के पोस्टर फटते हैं, यानी जो भी है पब्लिक डिससैटिस्फाइड है। राजस्थान के अंदर अभी महेंद्र जी कह रहे थे कि स्कीम्स लेके आए, पैकेज लेके आए। मैं पूछना चाहती हूँ, स्टेट गवर्नमेंट ने कौन सा ऐसा पैकेज यहाँ की जनता के लिए कर दिया? राज कौशल पोर्टल को जरूर मेंशन करना चाहूंगी, बड़े जोर शोर से हमने स्टार्ट किया, 52 लाख लोगों को, श्रमिकों को उसमें रजिस्टर कराया, और कितने लोगों को इन्होंने इसमें नौकरियां दी, रोजगार दिया? सिर्फ 85 लोगों को। कहने में शर्म आती है, 3000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 85 लोगों को रोजगार दिया। तो होता क्या है महेंद्र जी, देखिए कहने में और करने में फर्क है। आप कहते हैं ज्ञान पूरा दे रहे हैं वो, लेकिन सोल्यूशन आज तक कुछ नहीं बताया, और सोल्यूशन इंप्लीमेंट कराए ना। मैं तो कह रही हूं, अगर आपके पास सोल्यूशन है तो राजस्थान गवर्नमेंट क्यों मुख दर्शक बैठी है? क्यों ऐसा हो रहा है कि आपके हॉस्पिटल्स के अंदर हालत खराब है, वहां वेंटिलेटर्स की हालत खराब है? क्यों नहीं इंप्लीमेंट करा पा रहे हैं अपनी चीजों को यहाँ पर? ये बताइए। तो चलिए मैं सिर्फ और सिर्फ राखी जी वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं एक बार भंवर सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। भंवर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एसएमटी क्षेत्र के मजदूरों को लेकर के आप लोग काफी काम कर रहे हैं, वास्तव में क्या धरातल पर क्या स्थिति है? बीजेपी कांग्रेस छोड़िए, आपकी भी अपना एक पार्टी है, कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन वगैरह दिए। कितनी क्या सच्चाई है कि एक पार्टी दावा करती है कि बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से लोगों को संतुष्ट करने की, दूसरी पार्टी कहती है कि लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं, लोग मृत्युदंड की स्थिति में आ रहे हैं। सच्चाई क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे देश के जो हालात हैं बहुत भयावह हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है, इन महीनों में आपको मैं बताना चाहूंगा, कुछ सेक्टर तो पूरी तरह आज भी बंद है, जैसे स्कूल, जैसे होटल इंडस्ट्रीज, जैसे क्लब्स, इसी तरह कार, ऑटो, मिनी बस के तमाम लोग, जो कार चलाने वाले, पर्यटन क्षेत्र, ये तमाम के तमाम लोग आज भी बिना किसी रोजगार के देश में बैठे हुए हैं। और सरकार इनको क्या दे रही है? राखी जी बोल रही हैं
कि 80 करोड़ लोगों के लिए हमने राशन की व्यवस्था की। मैं राखी जी से सवाल करना चाहूंगा, जयपुर के अंदर 6 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारी है, केवल 1,24,000 राशन कार्ड धारियों को अनाज मिलता है। मैडम, आप जो आंकड़े फर्जी बोलती हैं वो बोलती हैं दिल्ली के झूठे लोगों के द्वारा बताए गए। आपको नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज हकीकत की नहीं है। मैं कहना चाहूंगा आपको सच्चाई का पता नहीं है। 6.25 लाख लोगों के नाम में बोल रहा हूँ, आपके लोग झूठ बोल रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ आखिर जी आप इनको कहिए कि तमीज से बात करें, तमीज से बात करेंगे। मैं डिस्कशन को तैयार हूं, मैं डिबेट को तैयार हूं, लेकिन बदतमीजी नहीं। इसके अंदर देश को लेवल मत दिखाइए, आप किस लेवल पे बात करते हो वो लेवल मत दिखाइए। समझ में आ रही है बात आपको? आप तमीज से बात करें, शब्दों का इस्तेमाल सही करें। आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? सामने बैठे हैं आप, इस तरह की बात करते हैं, आप शब्दों का इस्तेमाल सही करें। प्रधानमंत्री को पूरा देश फेंकू बोलता है, इसीलिए आज की तारीख के अंदर कल आपके रेल मंत्री को मजदूरों ने भगाया लखनऊ में, आपकी राजधानी यूपी की में क्यों भगाया उन्होंने? आप सवाल करते हैं, कभी बताते हैं? आपने मीडिया में वो खबर रोकी, लेकिन वो मीडिया में लीक है सारे वीडियो कि रेल के तमाम कर्मचारियों ने रेल मंत्री को भागने पे मजबूर किया लखनऊ में। क्यों? एक तरफ लाखों लोगों के आप रोजगार एसबीआई में छीन रहे हैं, आप रेलवे में छीन रहे हैं, बीएसएनएल को बंद कर रहे हैं। अरे दुनिया के अंदर रेलवे को वापस चालू कर रहे हैं, प्राइवेट से गवर्नमेंट सेक्टर में लेके आ रहे हैं। विदेशों के अंदर यूनाइटेड किंगडम में जो प्राइवेट निजीकरण किया गया था रेलवे को, वो वापस उनको जो है सरकारीकरण किया जा रहा है। आप तो जो सरकारी है जब उसको लाल झंडा रहेगा ना तब तक निजीकरण करना पड़ेगा। आपके जैसे लोग काम करने देते हैं क्या? जहाँ पे काम पे आ गए ना कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, जहाँ पे लाल झंडा खड़ा हो गया ना वहाँ पे काम करने नहीं दिया कभी भी। अलवर से आती हूँ, वहाँ पर एक मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको मरघट इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं। आप लोगों की वजह से लाल झंडा आ गया था वहाँ पर, उस लाल झंडे ने काम नहीं करने दिया। आप लोग सिर्फ काम नहीं करते हो, सिर्फ फालतू की बात करते हैं। मैडम ध्यान रखिए, केरल ऐसा राज्य है जहां 3 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा अच्छा काम देश में दुनिया भर के अंदर अच्छा काम किया है। आपकी क्या हिम्मत ही नहीं है कहीं करने की काम? आप तो ट्रम्प के आगे काम को सुनो, लाल झंडे के काम को सबने देख लिया है, लाल झंडे का काम सबने देख लिया है। काम आप लोग करते नहीं है, काम करने देना चाहते नहीं है। मैंने मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया का एग्जांपल बताया अलवर का, वहाँ पे लाल झंडा ऐसा खड़ा हुआ कि वहाँ पे सारे का सारा काम खत्म, मरघट इंडस्ट्रियल एरिया बन गया है। चलिए राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, राकेश जी आपके पास आऊंगा, और सिंह जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। रोजगार जा चुका देश में, इसीलिए आज लोगों ने इसीलिए घटी है कि परचेजिंग पावर खत्म हो गई है लोगों की। उनके घर में दवा दारू खरीदने का पैसा नहीं है गरीब के। आज राजस्थान का जो आपने उदाहरण दिया वो बिल्कुल ठीक है, वो ये बताता पूरे देश की स्थिति को कि यहाँ पर एक पोर्टल बनाया, हमारे को श्रम मंत्री ने और यहाँ के लेबर सेक्रेटरी ने बताया 52 लोग से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हुए, लेकिन रोजगार कौन दे पा रहा है? जो है जिनका भी जा रहा है। आज स्कूलों से लोग निकाले जा रहे हैं पूरे देश में, आज टीचर्स को तनख्वाह नहीं, आज ड्राइवर्स को तनख्वाह नहीं स्कूलों के, आज होटल व्यवसायियों को कोई तनख्वाह नहीं मिल रही। क्या कर रही हैं आप उनके लिए? आप केवल भाषण से पेट नहीं भरता है। आज जमीनी स्थिति है, आज चौकियों पे मजदूर खड़ा है सुबह से शाम, लेकिन रोटी नहीं मिल रही है। परिवार से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, पूरे परिवार को जहर दे रहे हैं। तुम्हारे राज के अंदर शर्म आने की बात है। सोचो देश की स्थिति क्या कर दी आप लोगों ने। आज पूरे देश में मैं एक बार श्याम जी के पास जाना प्रयोग श्याम सोनी शब्दों का प्रयोग सही करे। तुम्हारे तू तो लाके में नहीं आए, बदतमीजी नहीं। आप जो सड़क पे काम करते हो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। राखी जी मैं तू तो लाका नहीं है, तू करके नहीं बोलेंगे, तमीज से बोलेंगे। भगत जी आप तमीज से बोलेंगे तो बोलिए। अपन डिबेट पे बैठे हैं, अच्छे चैनल पे बैठे हैं, कम से कम उस लेवल को मेंटेन कीजिए। तू तो लाका नहीं बोलेंगे आप, समझ में आ गया आपको बात? ये मैं तुम्हारे नहीं गलत आपने इन को सुना, तीनों राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या वास्तव में इस देश में ये सियासी कुर्सियां ऐसी चलती रहेंगी कि किसी के कोई आंसू पहुंचने जाएगा? सच्चाई जो है उससे राजनीतिक के बयान कुछ दूर है। वही अब तक तो दोनों दलों की ओर से मुझे लग रहा है कि अब तक तो ऐसा हो नहीं पाया। जैसे भी राखी जी ने कहा कि कांग्रेस ने यहाँ राजस्थान में ऐसे बहुत सारे आयोजन किए जिनमें मास्क नहीं था, सोशल डिस्टेंस नहीं रखा। ये चीज आप सही कह रही हैं बिल्कुल, लेकिन जहां बीजेपी का राज है क्या वहां ऐसा किया जा रहा है? क्या इसको लागू किया जा रहा है? दूसरी बात मैं राखी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि राजनीतिक दल आपस में लड़े नहीं,
आपस में लड़े नहीं, बैठ करके सामंजस्य बिठा करके आपस में इसका समाधान ढूंढे। श्याम जी, मैं आऊंगा आपके पास में, आपके पास आऊंगा, आपको रेगुलर करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। कुशल भारत की पहचान बन रहा है राजस्थान। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित और RSLDC के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान का अग्रणी स्किल सेंटर कंप्यूकॉम फाउंडेशन दे रहा है एक सुनहरा मौका। जी हां, निशुल्क ट्रेनिंग के साथ निशुल्क भोजन और रहने की उत्तम व्यवस्था, हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर्स और वेल इक्विप्ड लैब्स में पाएं अनेक स्किल बेस्ड प्रोग्राम का प्रशिक्षण और पाएं रोजगार के बेहतरीन अवसर। तो आज ही कॉल करें कंप्यूकॉम फाउंडेशन, टोल फ्री नंबर 9314601111। सुरक्षित स्वर्णिम भविष्य की बात कंप्यूकॉम फाउंडेशन के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम राहुल गांधी के उस आरोप की जिसमें उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, लोगों के लिए लॉकडाउन मृत्युदंड जैसा रहा। उसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं कि हो क्या सकता था। श्याम जी के पास वापस जाना चाहूंगा। श्याम जी, एक बात आपने जो क्लू दिया उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। हम अक्सर ये देखते हैं कि कोई राजनीतिक दल हो, वर्तमान में स्थितियां सबकी एक जैसी हैं। जब हम कुर्सी के उधर होते हैं, यानी कि दो चीजें होती हैं कि जब आप सत्ता में होते हैं तो आप डिफेंसिव होते हैं, जैसे आप विपक्ष में होते हैं तो एग्रेसिव होते हैं। कुर्सी के उधर बैठे हुए हैं तो आपको बचाव करना है, ये कह करके कि नहीं जो हम कर रहे हैं सही है, सामने वाला गलत कर रहा है, विपक्ष के आरोप खारिज करते हैं। और जैसे ही हम सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं तो फिर हम अर्ध अंधे हो जाते हैं कि नहीं वो जो कह रहा है वो सही नहीं है, बिल्कुल हम जो कह रहे हैं वही सही है। हम इन चीजों को अक्सर देखते हैं। पहले कुछ होती थी सैद्धांतिक रूप से आदर्श, या कहें कि हाँ जिस चीज को हम कह रहे हैं उस पर टिके होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। सभी राजनीतिक दलों के लिए एक ही बात है। जैसे आपने कहा राखी जी से कि आप राजस्थान में कांग्रेस को खड़ा कर रहे हैं कटघरे में, लेकिन जहां आपकी सरकारें वहां क्या स्थिति है। लबोलुआब यही है। जिस पार्टी के भी आयोजन होते हैं, सब में जोश में कार्यकर्ता नेता सब भूल जाते हैं कि हम, और तकलीफ ये हिंदुस्तान की जनता के लिए है, प्रदेश की जनता के लिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से 2 कैबिनेट मंत्री, जिनमें से एक तो जाने माने क्रिकेटर भी रहे चेतन चौहान जी, उनका निधन हुआ। कितने लोगों की जान चली गई। कहीं ना कहीं कोई लापरवाही, किसी की भी रह सकती है लापरवाही। ये वो रोड पे चलने वाले व्हीकल की तरह है कि गलती किसी की है, खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है, कौन किससे जाकर के मिल रहा है। लेकिन अभी भी हम उस रूट लाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे क्या हो, बिल्कुल बेलगाम कोरोना हो रहा, बेपरवाह हम लोग हो रहे हैं। मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, तो ऐसे कैसे इस पे हम लगाम लगा पाएंगे। ये तो सोचा तो ये था जनता ने कि मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अब तो ये सब अपने अपने एजेंडे पे हैं। हाँ योगेंद्र जी, मैं अपनी बात उसको निरंतर रखना चाहूंगा जी। राखी जी को बताया, उसका पहले सवाल का जवाब दिया। दूसरे का यह था, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही अभी कि हमें ये सब भूल जाना चाहिए इस समय। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें आपसी, अच्छा क्या है कि दोनों दल या और भी जो दल हैं, 3 दल 4 दल, जो भी दल हैं, वो हमेशा एक बात रखते हैं कि ये हमारी परंपरा है, एक दूसरों पे आरोप लगाना हमारी परंपरा है, हम देखते आए, हम आगे भी ये करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए, इनका राखी जी का जो सुझाव था कि सभी दल एक जगह बैठ करके इस पे आपसी सामंजस्य बिठा करके यह तय किया जाए कि लॉकडाउन लगाना है तो क्यों लगाना है और किस प्रकार लगाना है, नहीं लगाना है तो क्यों नहीं लगाना है,
ये सब चीजें बैठ के आपस में तय करें, सामंजस्य बिठाएं। कुछ मुद्दे, कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं जिन्हें आपसी बैठ करके सुलझाया जा सकता है। आप देखिए, जिस समय पैदल गए थे श्रमिक लोग, उस समय रेलवे ट्रैक से जाते जाते 16 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी मालगाड़ी की चपेट में आकर के। आज उनके घर पे क्या हो रहा है, कोई बोलने वाला, सुनने वाला नहीं है। ये इसलिए मेरा निवेदन ये है कि आपस में बैठ करके लड़ाई झगड़ा करने या केवल वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय आपसी सामंजस्य से बैठ करके इसका निपटारा किया जाना चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं। जी बिल्कुल, कोशिश तो यही होनी चाहिए। लॉकडाउन को लेकर के शुरुआती दौर में विपक्ष का लगातार यह आरोप है कि प्रधानमंत्री जी ने जैसे रात 8 बजे नोटबंदी कर दी और उसी तरह से रात 8 बजे की जनता कर्फ्यू और उसके बाद लॉकडाउन, उसकी पहले कुछ तैयारी नहीं की। ये लगातार प्रतिपक्ष का एक आरोप रहता है जो आज तक भी निरंतर चलता आ रहा है कि लॉकडाउन लगना चाहिए था, लेकिन हमें तैयारी करनी चाहिए थी। जो लोग पैदल जा रहे थे, झुंड के झुंड जा रहे थे, इतना बड़ा देश है, तो उसकी कोई हमें रूपरेखा तय करनी चाहिए थी कि जो लोग जाएंगे वो कैसे जाएंगे, क्योंकि एक अजीब तरह का एक डर लोगों के अंदर पैदा हो चुका था। उसकी बड़ी वजह यह थी कि हमने दुनिया की तस्वीर देखी, कोरोना से तबाही देखी, चाइना को देखा, ब्राजील को देखा, यूएस में स्थितियां बिगड़ रही थी। वो जो तस्वीरें देखी तो निश्चित रूप से डर एक पढ़े लिखे में भी था और एक जिसने पढ़ाई नहीं की या अंगूठा छाप है उसमें भी डर था। वो डर एक सभी में था। आज बेशक सब चीजों को अनलॉक करके हम निडर होने की कोशिश करते हो, लेकिन हर व्यक्ति जो बाहर निकल के जाता है, जैसे ट्रैफिक का डर होता है परिवार वालों को, एक्सीडेंट की खबरें सुनते, उसी तरह से हर कोई ये दुआ करता है कि सही सलामत वापस लौटना चाहिए, कि कोरोना साथ लेके नहीं आए। क्योंकि कोरोना ये नहीं देखता है कि सूट वाला है कि लुंगी पहन करके घूम रहा है या किस तरह का है, कोई कार में जा रहा है कि बाइसिकल से जा रहा है। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसने भेद नहीं किया और बाकायदा हम उसे लेके आते हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं आता है। तो यहां मुझे अभी भी लगता है कि दौर कोरोना का खत्म नहीं हुआ है। कितना लंबा चलेगा ये कोई दावा नहीं कर सकता। खूब रिसर्च चल रही है, वैक्सीन की लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तो यही कोई नहीं कह सकता है कि इसकी रूपरेखा क्या है, कैसे इसका नेचर है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है। तो अभी भी लगता है कि कम से कम देश की खातिर बयानबाजी के बजाय आपस में तालमेल बैठाना चाहिए। कोशिश सरकार करे, अगर राज्यों में अगर वास्तव में इससे लड़ना है तो राज्य सरकारें करें, केंद्र को अगर लड़ना है तो केंद्र सरकार को करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये काफी अभाव है, कोई आपस में मीटिंग्स नहीं है और ना किसी से कोई चर्चा होती है। तो ऐसे तो मुझे लगता नहीं है कि या तो फिर एक सीधी बात है कि जनता को सरकारों ने मरने के लिए छोड़ दिया, अपने हाल पे छोड़ दिया, जिसका मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक अभाव है। ये राजनीतिक दलों को तय करना है, क्योंकि सरकारें डेमोक्रेटिक सिस्टम में उन्हीं की चुनी हुई जो नुमाइंदे हैं वही हमारे यहाँ पे जाकर के हुक्मरान बनते हैं। तो ये कोशिश करनी चाहिए। हर व्यक्ति कहता तो यही है कि मिलकर के लड़ें, मिलकर लड़े कैसे, कौन पहल कर रहा है? उस समय तो जब एक दिन के लॉकडाउन के अगले दिन से ही लोग चुग्गा भी डालने जा रहे हैं, पक्षियों को खाने के पैकेट्स भी तैयार कर रहे हैं, लोग जो कोशिश कर सकते हैं कि यहां से वहां किसी को पहुंचा सकते हैं तो वो भी कोशिश कर रहे हैं। अब एक ऐसे दौर पे हम पहुंच गए कि खाना देते भी डर लगता है लोगों को कि कहीं पॉजिटिव तो नहीं है, ये कोई मदद भी नहीं कर, चाह करके भी कोई मदद नहीं कर रहा। हम एक ऐसे दौर में आके खड़े हो चुके हैं। मुझे लगता है कि सेकेंड स्टेज के लिए राजनीतिक दलों को, वॉलंटियर्स को, सरकारों को अब यह तैयारी करनी चाहिए कि अब इससे निपटने के लिए कैसे करें। आर्थिक तंगी की स्थिति जो वैश्विक महामारी है उसके साथ साथ वैश्विक मंदी भी है, और मंदी में जब ये स्थितियां अब बन रही हैं कोरोना की, तो आपको वेलफेयर स्कीम्स की ओर जाना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए पैसा, वह पैसा ऐसा जो रिटर्न नहीं होगा, वो आपको लोगों को देना है। और अगर पैसा हाथ में जाएगा तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर कुछ पैसा आ भी सके लोगों के पास में, लेकिन अभी तो काम का अभाव है। तो मैं श्याम जी एक छोटा सा सवाल और लूंगा जी। मैं जो भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी राजनीतिक दलों के हमारे साथी बैठे हुए, जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं उनसे भी, कि वास्तव में लॉकडाउन के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन सरकार ने शुरू किया था, क्या वास्तव में अब लगता है या तीर इतने कमान से निकल चुके हैं कि अब वापस आना बहुत मुश्किल है? लेकिन यह भी कहा जाता है कि मुश्किल कुछ नहीं है, सब चीजें संभव है, लेकिन पहल कोई करता दिखाई नहीं दे रहा है अभी, कि वो डायलॉग टूट चुका है, अब खत्म होता जा रहा है। सबके अपने एजेंडे हैं, कहीं चुनाव दिखाई दे रहे हैं किसी को, तो कहीं पे कुछ दूसरे अपने एजेंडे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कैसे बचेगा ये देश?
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपने जो पिछली बार पूछा इसी में ही कि कौन बचाएगा देश को या कौन बचाएगा मानव को, कौन बचा मानवता को नहीं, मानव को कौन बचाएगा। मानव को अब तो एक ही रास्ता रह गया, मानव स्वयं बचे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। स्वयं बचेगा तो देश बच जाएगा। दूसरा, मैं आपसे हालांकि ये प्रश्न जो मैं आपको उत्तर देने जा रहा हूं ये बहुत पीछे रह गया कि जब शुरुआती दौर में, बिल्कुल शुरुआती दौर में, भले केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या हमारे जो सर्वोच्च शिखर पर जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, जिनको मोटा पावर दिया गया है, मोटी तनख्वाह जो देश के लोगों से ले जाकर के दी जा रही है, वो लोग क्या इतनी दूरदर्शिता नहीं रख सकते थे कि हमारे देश को, हमारे बॉर्डर को बचाया जा सकता है, इस कोरोना से बचाया जा सकता है। आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बचे हैं अपनी दूरदर्शिता के कारण से। तो क्या हमारे देश में ऐसे नहीं थे जिनको मोटी मोटी तनख्वाहें दी जा रही है, जिनको मोटे मोटे पावर दिए गए हैं, क्या वो नहीं बचा सकते थे? रही बात, आपने बताया कि ये जो सरकारें कर रही है क्या पर्याप्त है, मुझे लगता है कि ये चाहे केंद्र सरकार हो चाहे किसी राज्य सरकार, ये बाजीब हाथ से निकलती जा रही है, बेकाबू होता जा रहा है। लगता है कोऑर्डिनेशन का अभाव है जिसकी पहल करनी चाहिए, मुझे लगता है ये आप सही कह रहे हैं, अभाव हो रहा है। तो अब ऐसा लगता है निकलती जा रही, जब तक सरकारों की, नेताओं की या जो अफसर हैं उनकी इच्छा शक्ति, वो हो सकता है अपने आप को बचा रहे हो, ये उनकी इच्छा शक्ति होगी, में देश को बचाना है, हर एक मानव को बचाना है। लेकिन मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहले अगर व्यक्ति स्वयं बचेगा तो देश बचेगा, हम सब लोग बचेंगे। बिल्कुल सही है। मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि कोरोना योद्धा केवल वो नहीं है जो काम कर रहे हैं, आप भी कोरोना योद्धा है कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, 40 दिन लॉकडाउन आपने सहा है। आप अगर घर में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से आप दूसरे की सुरक्षा कर रहे हैं। आप अनावश्यक रूप से अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो खुद को मुसीबत में डाल रहे हैं। आप मुसीबत में आएंगे तो आप जिनके संपर्क में आ रहे हैं वो मुसीबत में आएंगे। आज भी वही स्टेटस है, आप उसे कायम रखिए। अगर आपका काम है तो आप जरूर जाइए, सरकार ने व्यवस्था की है इसी बात को लेकर, अनलॉक किया है। लेकिन अगर कोई काम नहीं है तो मत जाइए, आप घर में बैठिए, आप ज्यादा सुरक्षित रहेंगे अपनों के लिए, देश के लिए। मैं महेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। न्याय योजना का जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी की, न्याय योजना के जरिए अब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बचाया जा सकता है, उन्हें आत्मसंबल दिया जा सकता है, उन्हें स्थिर किया जा सकता है, उन्हें उनका स्तर उठाया जा सकता है। तो यहां एक सवाल खड़ा होता है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ को छोड़िए, वहां क्या पोजीशन है अभी, या जहां पे आप अलायंस में हैं वहां न्याय योजना पे कुछ जिक्र हो रहा है? वहां पे आज राहुल गांधी जी ने जब भी कोई बात की, हर चीज में, हर जगह उन्होंने जो मुद्दे थे उन्हें उठाए, और जहां हमारी सरकार है वहां भी कोशिश की जा रही है कि जितना सहयोग राज्य सरकारें कर सकती हैं, डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचाने का काम कर रही है। राजस्थान में भी 2-2 हजार रुपए के माध्यम से 1000 रुपए लोगों तक पहुंचाए। पर हम, सबसे बड़ी चीज है, हमें इन बातों पे नहीं जाकर देश हित में हमें सोचना है। राहुल गांधी जी ने हमेशा सुझाव दिया है, उसको गलत वे में लेना और गलत बात करना और हम टीवी पे आके चिल्लाना और एक दूसरे की टांग खींचना, वो नहीं चलना चाहिए। हमें अपना सुझाव देना चाहिए, चाहे वो पार्टी कांग्रेस गलत कर रही है तो हमें बोलना है, बीजेपी कर रही है तो हमें बताना है कि हम हमारी गलती मानते हैं। पर हम गलती नहीं मानते, जनता के बीच में टीवी पे आते हैं, लोग चर्चा करते हैं, ये तो आपसे में लड़ते हैं। आप आए सुझाव के लिए, हम लोगों को एक संगठित होके, राहुल गांधी जी हमेशा हर चीज में सुझाव दिया है। गवर्नमेंट को यह कहा कि आज ये चीज है, इसकी कमी है, आप इस पे ध्यान दीजिए। आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं 21 दिन का लॉकडाउन, 21 दिन के लॉकडाउन में जो नीचे का छोटा व्यापारी है वो आज परेशान हो रहा है, उस पे आपका ध्यान क्या है? आपने क्या योजनाएं बनाई है? उन योजनाओं पे आपने क्या लोगों तक कहां क्या पहुंचाने के कार्य किए हैं? उन चीजों पे तो आप ध्यान नहीं दे रहे। जीएसटी हमारी राज्य गवर्नमेंटों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। तो हम लोग इन चीजों की बात कर रहे हैं कि जब तक पैसा नहीं आएगा, जनता के पास पैसा नहीं जाएगा, जब तक हम लोगों तक अर्थव्यवस्था नहीं बनती। कोरोना की बात करें तो कोरोना के डर से लोग घरों में बैठे हुए हैं, आज भी व्यापार बिल्कुल खत्म सा हो गया है। लोग चाहे कितना भी बात कर लें कि हमने ये चीज कर ली, पर उस चीज को हमको नकारना है बिल्कुल कि लोगों में डर है। पर गरीब आदमी क्या करे, उसको रोटी रोजी के लिए तो जाना पड़ता है। तो आज हमें ऐसी योजनाएं भी बनानी होगी
कि लोगों को उनके खाते में पैसा पहुंचे, और जो अर्थव्यवस्था दिन पर दिन नीचे गिर रही है उसके लिए आपको सोचना है। राहुल गांधी जी ने यही कहा है कि जो छोटा व्यापारी जी, एक राखी जी ने भी एक सवाल खड़ा किया था कि आप लोगों ने पोर्टल चालू किया लेकिन उसमें कोई रेस्पॉन्स मिल नहीं रहा है लोगों को। सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी का पैसा नहीं, जीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी तब तक कैसे काम होगा। अब हम लोग यही बात करते रहे कि नहीं साहब हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये योजना लिया है, हमने लोगों तक पैसा पहुंचा दिया, हमने अन्न पहुंचा दिया। हमें आगे से आगे क्या योजना लानी है वो काम करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को, राज्य गवर्नमेंट, हम लोग ये मानते हैं अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट कहीं काम नहीं कर पा रही तो हम सुझाव मानने के लिए तैयार हैं, आप सुझाव दीजिए। हम किसी की टांग खींचने के लिए थोड़ी आए, हम किसी को गलत बोलने के लिए नहीं आए, हम किसी की आवाज दबाने को नहीं आए। हमें जनता के हित में जनता के लिए बात करनी होगी, ना कि हम एक दूसरे को केंद्र ऐसा नहीं कर रहा जैसे आप चाह रहे हैं। तो जीएसटी का पैसा आज तक क्यों नहीं आया? जीएसटी का तो है, कंपनसेशन का पैसा नहीं आ रहा होगा, जीएसटी का पैसा तो रोक नहीं सकते। नहीं, जीएसटी का पैसा रुका जी, जीएसटी का पैसा राज्यों को नहीं मिल रहा, सही बोल रहे हो। आज आप देखिए कि जीएसटी का पैसा चाहे पेट्रोलियम के अंदर हो, चाहे से आपके जितने भी हो, जो मेन आज रोजगार नहीं चल रहे, पर पिछला अगर हम साल भर का देखते हैं तो जीएसटी का पैसा आज भी नहीं आ पाया। ये आप तो राजस्थान दे नहीं रही है। तो इन चीजों को ये नहीं, हमें एक दूसरे को कि ये सरकार कांग्रेस की है, यहाँ सरकार उसकी है, तो हमें भेदभाव नहीं करना। ये देश भारत सबका है, हमें आपसी में ऐसा मतलब। तो आपको क्यों लग रहा है ऐसा? आपको क्यों लग रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है और राज्यों के साथ जो हो रहा है वही आपके साथ हो रहा है? नहीं, भेदभाव आपके सामने। पैसा आज आप जब तक हमारे किसी के पास पैसा नहीं होगा तो वो काम कैसे चलाएगा? हम लोग पैसा होगा तो जनता के बीच में हम दे पाएंगे। आज आप देखिए नरेगा के माध्यम से हम लोगों ने कहा कि इसमें इतना पैसा बढ़ाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने माना और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी 150 से बढ़ा के 210 भी की, 170 से 210 भी की। तो ये हम लोग कोई सुझाव दे रहे हैं, उसका अमल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें इस चीज पे बात करनी होगी कि ना कि हम एक चीज करें कि उस गवर्नमेंट ने ये नहीं किया और वो ये यहाँ ये आपस में लड़ रहे हैं। अरे लड़ रहे हैं तो वो बात करते रहेंगे तो फिर हम यहाँ क्या बात करने आए? चाहे हम कहें कि अमित शाह जी और वसुंधरा जी लड़ रही हैं, ये लड़ रही है, तो ये बातें करने नहीं आए हम लोग। हम बात कर रहे हैं जनता के मुद्दों की, हम बात करना है जनता की, हम बात करना है अर्थव्यवस्था की, हम बात करना है कि हम लोग क्या मदद कर सकते हैं, क्या सुझाव दे सकते हैं। शांति रहना भी बहुत जरूरी है, राजनीतिक दलों में शांति रहना भी बहुत जरूरी है। वो देश हित में है, वो भी राज्य हित में है, देश हित में है। तो कहाँ शांति है? आप देखिए शांति तो आपके चैनल पे ही नहीं है। हमारे भंवर सिंह जी को जो बात बोल रहे थे, बिल्कुल सही बातें बोल रहे थे, उनको दबाया जा रहा है। आप उनकी लैंग्वेज को कर रहे हैं कि लैंग्वेज तो लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, मुद्दों की बात कर रहे हैं। आप यस या नो में जवाब दीजिए। क्या उनकी लैंग्वेज ठीक थी महेंद्र जी? मान सम्मान, क्या उनकी लैंग्वेज ठीक थी? और जब कोई चीज बस इतना सा बता दीजिए कि आप हायाना में जवाब देते, उनकी लैंग्वेज ठीक थी क्या? भाषा का प्रयोग किया वो ठीक थी? ये बीजेपी के प्रवक्ता सिर्फ ये कहते हैं कि ये बात सही थी नहीं थी। हमें कह रहे हैं देश में जो हो रहा है वो सही है गलत है, हमारी उसकी चर्चा करने को तैयार है, लेकिन आप सही भाषा का तो प्रयोग करें। चलिए में क्या कर पा रहे हैं? उनको देश मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। वो तो मोर को चुका चुका हमें सोचना पड़ेगा कि देश तो क्या है, ये लाल झंडे ने मारा है, निर्माण हुआ, रेल तो लाल झंडे ने मार दिया, एयरपोर्ट बने, अरे देश को कोई नहीं, आपने मार दिया, देश दिया, कंपनियां बनी। हमारी LIC सबसे बड़ी एक लोगों की मदद के लिए आगे आती थी गवर्नमेंट की, उसके शेयर बेचे जा रहे हैं। इन चीजों को हम नहीं करना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि आप देश की सत्ता आपके हाथ में है, आप जनता के हित में फैसले लें और आप एक स्कीम तैयार करें। चलो महेंद्र सिंह जी, और कोरोना महामारी का भी हम लोग आपसी में कभी भी चर्चा हो तो उसका चर्चा करें, जनता के अंदर करें। और हम लोग जो चीज देखते हैं वो कहीं कमी, उस चीज में तो हम लोग गलती खुद भी कर रहे हैं। हम चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, उससे नहीं, गलती को मानना पड़ेगा। आज जनता इस चीज को देखती है, एक दूसरे को देख के भी कोरोना के जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी कई जगह धज्जियां उड़ती है, तो वो गलत है। मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मैं भंवर सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। भंवर सिंह जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि अभी भी सबसे पहली प्राथमिकता तो यह होनी चाहिए कि कोई भी इंडस्ट्री रन करे, लोगों को रोजगार मिल सके। अभी जैसे राखी जी एक आरोप लगा रही थी आप पे,
यूनियंस का काम अभी चल रहा है। राखी जी की इनकी क्या आदत है, मुद्दे को डाइवर्ट करती हैं। इनको कोई नॉलेज है नहीं, ये कब की पता नहीं बातें कर रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, सही है गलत है, कहना बात बोलिए, सही बात तो पुरानी बात हो गई। सुनेंगे आंसर थोड़ी लिख सकते हैं, सवाल लिखिए पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो भी इंडस्ट्री चल रही है वो उसको रन करने देना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि अभी संगठित क्षेत्र में जहां यूनियन है वो कारखाने चल रहे हैं, बिना किसी बाधा चल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन जिनमें ठेकेदारी प्रथा थी, सुनिए आप मेरी बात सुनिए पहले, बाद में जवाब देना। जिन कारखानों में माइग्रेंट मजदूर था, चल रही, जहां मजदूरों का शोषण हो रहा था, सबसे ज्यादा गुजरात इंडस्ट्री हो रही है, वहां पर भी अब दिक्कत ये आ रही है कि यूनियंस का दखल शुरू हो रहा है। बिल्कुल नहीं है, कहीं पे गलत बात बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत है। मेरे को एक उदाहरण दीजिए, आप एक उदाहरण भी दे दीजिए जयपुर का। जयपुर में जितनी जगह सारी फैक्ट्रियां रन कर रही है, सारी फैक्ट्रियां प्रोडक्शन कर रही है, पूरा कॉर्पोरेशन यूनियन कर रही है, उनको कोई मजदूर नहीं चाहता अपना रोजगार खोना। आज दिक्कत कहाँ आ रही है, जो माइग्रेंट मजदूर थे, जो ठेके के जरिए लगे थे, वो अपने गाँव को चले गए, वो काम सारा बंद हो गया है। जो परमानेंट मजदूर था वो काम कर रहा है और उसका काम चल रहा है। इसलिए ये आरोप बिल्कुल गलत है कि यूनियन कोई बाधा उत्पन्न कर रही है। जी मैं ये कहना चाहूंगा कि ठेकेदारी प्रथा में जो चल रहे थे वो ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। आज मजदूर को इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने टाइम बाउंड मजदूर बनाया है। इन्होंने टाइम बाउंड सर्विस देने की बात की है। सरकार की बात कर रहे हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही तो इन्हीं की है ना। हाँ तो उस पे आइए। तो सरकार बीजेपी की सरकार है, और क्या कहूं, सरकार तो बीजेपी की है ना। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है ना ये कि ये तमाम श्रम कानूनों को समाप्त कर रहे, 12 घंटे काम करा रहे, मजदूर जा रहा है छोड़ के। आज गुजरात में जाके देखिए, खाली हो गई फैक्ट्रियां, वहां यूनियन नहीं है, वहां इनका खुद का राज चलता है, वहां पीएफ नहीं करता है, वहां ईएसआई नहीं है, वहां सोशल सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ये कुछ नहीं बोलेंगे उसके लिए। ये यूपी में जाके जो मजदूरों के साथ गुंडागर्दी है उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कभी मजदूरों ने, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मजदूरों ने रेल मंत्री को दिखा दिया कि मजदूरों पर हमला करोगे तो ठीक नहीं होगा। अरे ये जब हटाएंगे ना ये पाबंदियां देश से, तब इनको पता लगेगा कि मजदूर कैसे सड़कों पे आएगा और इस सरकार को कैसे हिलाएगा। ये किस तरह से आज कोरोना के जरिए सब चीजों को बेच रहे हैं इसकी आड़ में। पहले कोरोना से लड़ लो, फिर बाद में लड़ना देश के लोगों से। कोरोना के आड़ में जो आप संपत्तियां बेच रहे हो, अडानी को एयरपोर्ट बेच रहे हो, अंबानी को सब बेच रहे हो, ये बंद करो खेल देश के अंदर। उनकी संपत्ति बढ़ रही है और देश की जीडीपी गिर रही है। अजीब तमाशा हो गई बात। जीडीपी गिर रही है और जवाब ले लूं राखी राठौड़ जी से, मैं जवाब ले लूं, आपने आरोप लगाए उनका जवाब ले लेता हूं। राखी जी आपके पास आना चाहूंगा। लगातार प्रतिपक्ष, हो सकता है राहुल गांधी अब बाद में कहें ये बात, सरकार निजीकरण की ओर जा रही है, जिसका बीजेपी कभी विरोध किया करती थी, भारत बंद भी किया। अब उस रूट पे जो कांग्रेस पे कभी आरोप लगाया करते थे वो काम अब सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है। एक एक प्रोजेक्ट को कहा यह जा रहा है कि ये घाटा, जब घाटा सरकार के पास में जा रहा है तो प्राइवेट कंपनी कैसे वसूल लेंगी, उसमें प्रॉफिट में चले जाएगी। कोई भी प्रॉफिट के बिना तो कोई व्यापारी काम नहीं कर सकता। ये भी साइड इफेक्ट आएगा। बिल्कुल योगेंद्र जी, आपने सही कहा कि बिना घाटे, अगर घाटा होगा तो कोई प्राइवेट कंपनी भी वहां पर नहीं आ पाएगी। लेकिन आज की स्थिति ये है कि बहुत सारी बड़ी अपने जो सिस्टम्स हैं उनको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। केरल के भंवर जी बोल रहे हैं, बताइए। एक बार जवाब तो सुन लीजिए भंवर सिंह जी, जवाब सुन लीजिए, जवाब मैं आपके बात रह गए दूंगा आपके पास। सरकार देना चाहती है केरल में, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट को, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट देना चाहती है। जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुनिए। हाँ बोलिए राखी जी। देखिए, अगर भंवर सिंह जी बात सुनने को तैयार हो तो केरल की बात शुरू कर लेते हैं। मैं बताऊं आपको भंवर सिंह जी, केरल वाला जो इशू है जिसके अंदर ये एयरपोर्ट जो दिया गया है उसके अंदर बिड जो है वो केरल गवर्नमेंट ने भी की थी और ओपन बिड के अंदर वो अडानी समूह के पास गया है। तो आप अपनी जो जानकारियों से जांच लें कि केरल को दे नहीं सकते थे जब कोई टेंडर निकला है। मैं ये कहना चाहता हूँ राखी जी, आपको देश के अंदर अगर सरकार क्यों प्राइवेट को दे हम? यार आपने केरला की बात की, मैं केरला का जवाब दे रही हूँ, तो हाँ या ना में जवाब तो दे दीजिए कि केरला क्या बिड में गई थी। गवर्नमेंट लेना चाहती है, अब गवर्नमेंट सारी व्यवस्था उसी के, गवर्नमेंट चाहे कंपनी के नियम सुनिए महेंद्र जी सुनिए, ये जो निजीकरण की बात है, एक मिनट, जो निजीकरण की बात आप कर रहे हैं, निजीकरण की बात सबसे पहले रिफॉर्म्स लेकर आइए,
कौन लेके आए थे? मनमोहन सिंह जी लाए थे। दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट सबसे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर दिए गए थे। महेंद्र सिंह जी, मैं बता दूं आपको कि दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट सबसे पहले कब दे के गए थे? आपको ध्यान है इस बात का? 15 साल तक मनमोहन सिंह जी, 5 साल वित्त मंत्री और 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। देश को इस स्थिति में ला दिया कि देश के पास में इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि एयरपोर्ट पे कैसे पैसा डाला जाए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, उसके ऊपर हवाई जहाज की आवाजाही है उस ट्रैफिक को कंप्लीट किया जाए, और उसके लिए ओपन बिड के माध्यम से किया गया। केरला गवर्नमेंट उसके अंदर बिड में अपीयर हुई थी और उसमें पूरा बिड में नहीं अपीयर हुई। इसीलिए, और महेंद्र सिंह जी, एक बात बताऊं मैं आपको, अच्छा हुआ हो जाए प्राइवेटाइजेशन, लेकिन इस तरह की यूनियन है ना, जो यूनियन ये खराब कर देगी। मैं जिसका एग्जाम्पल दे रही थी ना आपको अलवर का, वहां पर यही हुआ था। यूनियन ने सारा कचरा कर दिया, फिर ठेकेदार को बुलाकर ठेकेदार के माध्यम से लेबर को बुलाकर काम किया, और वहां के लोकल लोगों का इतना नुकसान हुआ कि ESI PF का कोई पैसा उनको नहीं मिला बिकॉज ऑफ दिस लाल झंडा। इसकी वजह से सारा का सारा प्रॉब्लम हुआ। रिस्पॉन्सिबल फॉर की बात पे आऊंगी मैं, GST की बात पर आऊंगी। हमारा यूनियन है, वहां तो ले लेते हैं, यूनियन नहीं मिल रही है जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं थी सर, मुझे जरा बता दो आप जाके। मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। और PF ESI कुछ नहीं करता गुजरात में, ये हालत है गुजरात की। थैंक्स टू यूनियन सुझाव देंगे राहुल गांधी के ट्वीट से मैं नहीं जानता। देखिए क्या है, सुनिए रविंद्र जी, जो अपन बात कर रहे थे, मुद्दे की बात कर रहे थे, राहुल गांधी जी जो भी बात करते हैं उसके अंदर देखिए महेंद्र जी ने कहा सुझाव होने चाहिए। देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी जो 10 सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य थे वहां के मुख्यमंत्रियों से VC करके सुझाव लिए थे। आपको मालूम है ये बात कि जो देश के अंदर 10 सबसे ज्यादा राज्य संक्रमित थे उनसे बात करके उन्होंने ये सुझाव लिए थे कि क्या काम किया जाना चाहिए। जो सुझाव आए उसी हिसाब से काम हुआ। जैसे सैनी जी ने कहा कि सब लोग मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे काम अच्छा होगा। लेकिन ये बताइए कि राजस्थान के अंदर, राखी जी रोकना चाहूंगा मैं, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा, तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा। तो लबोलुआब यही है कि वक्त ये ऐसे मोड़ पे आकर के खड़ा हो गया है कि इससे मिलकर के आपको लड़ना होगा। अगर लड़ेंगे मिलकर के तो मुझे लगता है कि रास्ता निकल सकता है, अदरवाइज इसी तरह से एक दल दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे यूं ही आरोप लगाते रहेगा, सोल्यूशन होने वाला हम उलझन में ज्यादा होंगे। या फिर एक जनता के बीच एक मैसेज ये जाएगा कि अनर्गल आरोप लगा करके एक दूसरे पर कटघरे में खड़ा करके मुद्दे से भटक करके ये सीधा है कि अपने एजेंडे से, अपनी जिम्मेदारी से राजनीतिक दल और सरकारें पल्ला झाड़ रही हैं। उसका सीधा मैसेज है कि जनता की कोई परवाह नहीं है। अगर वास्तव में उस ओर जाना है तो पहल करनी चाहिए कि अब हम इस कोरोना से इस स्टेज पे आकर के कैसे निपट सकते हैं। लोगों की जान बचाना भी प्राथमिकता है, उनकी रोजी रोटी भी चलते रहे और हम ठीक से रन भी कर सकें। इसके आज इफेक्ट जो आप देख रहे हैं ये नहीं, इसके दूरगामी परिणाम और हैं जिससे भी हमें सावधान रहना होगा और उससे कैसे लड़ सकते हैं। जैसे श्याम सोनी जी ने कहा कि मोटी पगार लेते हैं अधिकारी, जो कहते यही है कि हम कोरोना के लिए हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप करिए, बताइए लोगों को कि किस दिशा में आगे कहां जा रहे हैं हम। आज की बात नहीं है, आने वाला कल भी हमारे लिए बेहतर हो, उस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।